हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो फॉर मोर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करेंगे, जिसका बैंकरप्सी प्रोसेस चल रहा था, जिसमें कई कंपनियों ने बिडिंग लगाई और रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा लगाए गए बिडिंग को सीओसीएस के मेंबर के द्वारा क्रेडिटर ऑफ कमेटी के द्वारा मंजूरी मिल गई है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज ने प्रपोजल रखा है कि जो एग्जिस्टिंग कैपिटल्स है वो सारे के सारे जीरो नील हो जाएंगे। क्या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो मौजूदा शेयर होल्डर है, उनको उनका पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इसके अलावा एनसीएलटी प्रोसीडिंग के बारे में भी बात करेंगे। इसीलिए आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है यदि आपके पास सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर थे और आपके पोर्टफोलियो में और आपके अकाउंट डीमैट अकाउंट में उसकी वैल्यू अभी जीरो दिखा रखी हुई। तो फ्रेंड्स, आपके डीमैट अकाउंट जो जहां पे खुला हुआ किसी भी ब्रोकर के पास, आप स्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, किसी भी, जितना आपने इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में किया था वो सारा का सारा अमाउंट आपका लॉस में दिखा रहा होगा। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि स्टॉक एक्सचेंजेस एनएससी और बीएससी दोनों ने ही इसे सस्पेंड कर दिया है, यानी कि इसमें ट्रेडिंग को बंद कर दिया गया है, इसे सस्पेंड कर दिया, खत्म कर दिया है। ये तो थी बीएससी में दिखाए हुए। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एनएससी पर लेके जाता हूँ और मैं आपको वहां पर दिखाता हूँ, और आप एनएससी के वेबसाइट पर देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ट्रेडिंग स्टेटस में सस्पेंडेड दिखा रहा है। तो इसी वजह से ये आपका अमाउंट डीमैट अकाउंट में था वहां पर नील शो कर रहा है, क्योंकि इसे सस्पेंड कर दिया गया है एनएससी और बीएससी के द्वारा से। अब फ्रेंड्स, सवाल दूसरा ये उठता है कि क्या अब इन्वेस्टर्स के पैसे उन्हें वापस लौटाए जाएंगे या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस सवाल का जवाब दो तरीके से दूंगा। एक जो मैंने सीएस फ्रेंड से बात करी थी उसके रिगार्डिंग लेकर, और दूसरा जो कंपनी ने कंडीशनल ऑफर रखा था कि मैं तुम्हारी कंपनी को एक्वायर करने के बाद एग्जिस्टिंग शेयर्स को जीरो कर दूंगा। फ्रेंड्स, हम वो लेटर पा चुके हैं जहां पर कंपनी ने सीओसीएस मेंबर ने एनएससी और बीएससी को इस बिडिंग के प्रोसेस को कंप्लीट होने पर इन्फॉर्म किया था, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 100% वोटिंग के साथ सीओसीएस मेंबर ने इसको अप्रूव कर दिया है। ये सीओसीएस मेंबर के अप्रूव होने के बाद अब ये मामला चला गया है एनसीएलटी के पास, यानी कि जो ये बिडिंग प्रोसेस चल रहा था, इस बिडिंग प्रोसेस को सीओसीएस के मेंबर का अप्रूवल मिलने के बाद अब एनसीएलटी का अप्रूवल लेना भी बहुत ही जरूरी है कि क्या अब एनसीएलटी इस कंडीशन के साथ जो रिलायंस ने लगाई है कि एग्जिस्टिंग शेयर्स को हम बिल्कुल ही जीरो कर देंगे, नील कर देंगे, और फिर इस कंपनी को हम डिलिस्ट कर देंगे, तो क्या इस पे एनसीएलटी मंजूर होती है या नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, सीधी सी बात यह है कि इस पे एनसीएलटी अपनी मंजूरी दे सकती है। इसमें एनसीएलटी को कोई लायबिलिटी नहीं बनता, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाए। रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाने का अधिकार सेबी के पास है। यदि सेबी अप्रोच करता है कि आपका जो ये कंडीशनल ऑफर है ये रिटेल इन्वेस्टर्स को डुबो रहा है, यदि सेबी इसमें हस्तक्षेप कर सकता है तो रिटेल इन्वेस्टर बच सकते हैं, वरना रिटेल इन्वेस्टर्स के पास अब कोई भी चांस नहीं है कि किसी तरह से उनका लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट उन्हें वापस मिले। और फ्रेंड्स, एज पर द कंपनी एक्ट में साफ साफ कह दिया गया है कि यदि कोई कंपनी बैंकक्रप्ट होती है, इंसॉल्वेंट होती है, तो सबसे पहली लायबिलिटी जो पेबल होगी वो होगी जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो कंपनी प्रोसीड करी है, जो बैंकक्रप्सी में खर्चे आ रहे पहले उससे सेटलमेंट किया जाएगा, और उसके बाद का अमाउंट क्रेडिटर्स को पे किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसमें 3650 करोड़ की बिडिंग लगाई थी, जो कंपनी के डेट को भी रिकवर नहीं करती है। इस कंपनी के ऊपर टोटल डेट 6600 करोड़ का है, जिसके कारण से ये जो रिलायंस के द्वारा अमाउंट पे किया जाता है वो इनसुफिशिएंट है। तो इस केस में तो इन लैंडर्स के पेमेंट करने के लिए भी पैसे सुफिशिएंट नहीं पड़ रहे, वो पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि इन्होंने मात्र 3650 करोड़ की बिडिंग लगाई है, लेकिन यहाँ पर डेट 6600 करोड़ का है। तो इस वजह से इसमें शेयर होल्डर्स को मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। यदि फ्रेंड्स हम एक केस ये लेके चले कि सेबी अप्रोच कर रही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाया जाए, तो इस केस में रिलायंस इंडस्ट्री जो 3650 करोड़ पेमेंट करने का प्रॉमिस किया है वो इतना पेमेंट नहीं करेगा, वो कुछ कम अमाउंट लाएगा, क्योंकि वो कुछ शेयर सरेंडर कर रही है, तो इसका कॉम्पनसेशन वो कुछ अमाउंट कम देकर करेगा, जिसमें क्रेडिटर्स को लॉस होगा, और जब क्रेडिटर्स को लॉस होगा तो वो इसको सहन नहीं करेगी, वो इसे कभी भी अप्रूव नहीं करेगी। क्रेडिटर्स इस बात को लेकर कभी भी मंजूर नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी जब बैंकरप्ट होती है तो शेयर होल्डर्स के सारे राइट खत्म कर दिए जाते हैं, और सारे राइट क्रेडिटर्स के पास चले जाते हैं कि क्रेडिटर्स इस कंपनी के बारे में सारा डिसीजन लेंगे कि एसेट्स को किस तरह से लिक्विडेट किया जाए कि उनके ज्यादा से ज्यादा डेट रिकवर हो जाए। तो ये केस तो बिल्कुल ही नहीं बनता। तो फ्रेंड्स, अब ये कंक्लूजन निकलता है कि इसमें शेयर होल्डर्स के पैसे वापस आने के बहुत ही ज्यादा कम चांसेस है, या ये समझ लो कि उनके पैसे अब डूब गए। इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि कोई भी जब ऐसी कंपनी हो, सिंटेक्स इंडस्ट्री की तरह बैंक करप्ट हो, उस कंपनी में हमें उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए जितना कि आप रिस्क ले सकते हो। यदि इस कंपनी में रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी भी कुछ शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देती है, इस कंपनी का शेयर प्राइस तूफान की तरह भागेगा, लेकिन अब ऐसा होने के बहुत ही ज्यादा कम चांसेस है। फ्रेंड्स,
एनसीएलटी और दी सेबी की तरफ से इस कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको वो सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। इसीलिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें।